नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी दिल्ली की घेराबंदी में जुटे किसानों की, शिवसेना और बीजेपी के बीच अनबन की। बात करेंगे बिहार में होने वाले राज्यसभा चुनाव की, जानेंगे पश्चिम बंगाल में टीएमसी को कैसे मिलती दिख रही है राहत, और बुलेटिन के आखिर में बात प्रवासी भारतीय के मतदान को लेकर क्यों विरोध में है विपक्ष। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। देश में अभी बना रहेगा मंदी का दौर, तीसरी तिमाही में भी माइनस में रह सकती है विकास दर। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार का बयान, कहा 2020-21 की चौथी तिमाही में सकारात्मक रहेगी जीडीपी में वृद्धि दर। राहुल गांधी ने किसानों के आंदोलन को लेकर सरकार पर कसा तंज, मित्रों की आय 4 गुना बढ़ गई और किसानों की आधी हुई। बीपीसीएल के निजीकरण की ओर आगे बढ़ी सरकार, मिली 3 बोलियां, हिस्सेदारी खरीदने की रेस में वेदांता और 2 ग्लोबल फंड। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी जानकारी। और मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 37 अंक की गिरावट के साथ 44,618 पर और निफ्टी 4 अंक की गिरावट के साथ 13,100 अंक पर हुआ बंद। कृषि बिलों के खिलाफ अन्नदाताओं की दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन का आज 7वां दिन था। कल मंगलवार को अन्नदाताओं की सरकार के साथ बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। अब 3 दिसंबर को एक बार फिर सरकार के साथ अन्नदाताओं की बैठक है। बैठक से पहले अन्नदाताओं ने साफ कर दिया है कि वो अपना हक लेकर रहेंगे। इसे लेकर दिन भर सरकार के अंदर मंथन भी चलता रहा। अमित शाह, नरेंद्र तोमर और पीयूष गोयल के बीच बैठक भी हुई। तो क्या कल निकल आएगा अन्नदाताओं की परेशानी का हल? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हर दिन के साथ दिल्ली पर अन्नदाताओं की घेराबंदी सख्त होती जा रही है। 7 दिनों से सिंघू बॉर्डर अन्नदाताओं के आंदोलन का केंद्र बना हुआ है। कृषि कानूनों की वापसी की मांग पर अड़े अन्नदाताओं को मनाने की सरकार 3 कोशिशें कर चुकी है, लेकिन अन्नदाता अपनी मांग से 1 इंच भी पीछे हटते नहीं दिख रहे हैं। अब 3 दिसंबर को एक बार फिर सरकार और अन्नदाताओं के बीच बातचीत होगी। सरकार की ओर से 1 दिसंबर को हुई बैठक में अन्नदाताओं से कहा गया था कि उन्हें बिल के जिन बिंदुओं पर आपत्ति है उसे लिखित में दें, ताकि 3 दिसंबर को उस पर चर्चा हो। और आज अन्नदाताओं ने कृषि कानून के उन बिंदुओं का पूरा ड्राफ्ट तैयार करके सरकार को भेज दिया जिस पर उन्हें आपत्ति है। किसानों ने साफ कर दिया है कि सरकार को बिल वापस लेना ही होगा। यदि बिल वापस लेने के लिए वो तैयार नहीं होगी तो ये आंदोलन चलता रहेगा। पंजाब के दर्शनपाल ने कहा कि सरकार एमएसपी को कानून का हिस्सा बनाए और उससे कम दाम पर फसल खरीदने वाले पर सख्ती का प्रावधान कानून में किया जाए। इसके लिए सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाए और पुराने कानून को रद्द करे। अभी सरकार सिर्फ कानून में संशोधन की बात कह रही है। अन्नदाताओं ने साफ कर दिया है कि कल की बैठक में यदि कोई समाधान नहीं हुआ तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा, इसका और विस्तार किया जाएगा। इसी बीच आज दिन भर सरकार के अंदर अन्नदाताओं के आंदोलन को लेकर मंथन चलता रहा। अमित शाह के आवास पर बैठक हुई जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हैं। सरकार पर अन्नदाताओं के इस आंदोलन को समाप्त करवाने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इस आंदोलन को पूरे देश में समर्थन मिल रहा है। आज दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी आंदोलन का असर दिखाई दिया। दिल्ली में कई जगह जाम की स्थिति भी देखी जा रही है। उम्मीद है कि कल अन्नदाताओं और सरकार के बीच होने वाली बातचीत में इस मुद्दे का हल निकल आएगा। एक और सरकार अन्नदाताओं से बात कर रही है, लेकिन उसके समर्थकों द्वारा इस आंदोलन के खिलाफ प्रचार भी चल रहा है। झूठे दावे किए जा रहे हैं। विधेयक को अन्नदाताओं के हक में बताया जा रहा है, लेकिन ना तो अन्नदाता सरकार की बात मानने को तैयार हैं और अब तो सरकार के समर्थक दल भी ये मानने को तैयार नहीं है कि बिल अन्नदाताओं के समर्थन में है। तो क्यों मोदी सरकार से खफा दिख रहे हैं उसके सहयोगी? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मोदी सरकार नए कृषि कानून को लेकर अपनी मनमानी करने पर अड़ी हुई है, जिसका हर्जाना न सिर्फ किसानों को उठाना पड़ रहा है बल्कि बीजेपी भी मुश्किल में घिर गई है। खासकर हरियाणा में खट्टर सरकार की सांसें अटक गई हैं, क्योंकि अब सहयोगी जेजेपी ने भी किसानों के सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया है। जेजेपी नेता अजय चौटाला ने कहा कि सरकार को किसानों की मांग पर विचार करना चाहिए और एमएसपी को एक्ट का हिस्सा बनाना चाहिए। किसानों की मांगों पर केंद्र करे विचार, जो भी सर्वसम्मत हल हो उसे जल्दी से लागू करके किसानों को परेशानी को दूर किया जाना चाहिए। एमएसपी को एक्ट में शामिल करने पर भी केंद्र सरकार विचार करे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सरकार किसानों से बात कर रही है, हम चाहते हैं कि जल्दी इसका समाधान निकले। हमने सरकार से कहा है कि अन्नदाता परेशान होता हुआ अच्छा नहीं लगता,
ऐसे में जितनी जल्दी हल निकले सही है। अजय चौटाला का ये बयान बीजेपी को मुश्किल में डाल सकता है, यहाँ तक कि सरकार भी खतरे में आ सकती है। वैसे ही ज्यादातर निर्दलीय किसानों के समर्थन में बीजेपी से अपना सहयोग वापस ले रहे हैं। बीते दिन ही एक निर्दलीय विधायक ने मनोहर खट्टर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। विधायक सोमवीर सांगवान का कहना है कि सरकार के राज में किसानों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, ऐसे में वो अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। हालांकि खट्टर सरकार आंकड़ों के लिहाज से अभी मजबूत है, लेकिन अगर जेजेपी कुछ बड़ा कदम उठाती है तो हरियाणा की राजनीति में भूचाल आ सकता है, जिसके संकेत दुष्यंत चौटाला ने पहले ही दिए थे। उन्होंने कहा था कि अगर अन्नदाताओं के साथ अन्याय हुआ तो वो बड़ा फैसला लेने से पीछे नहीं हटेंगे। अब देखना होगा कि मोदी सरकार की अकड़ खट्टर सरकार पर क्या गाज गिराती है। हरियाणा में बीजेपी से उसकी सहयोगी जेजेपी भी अब नाराज दिख रही है। जेजेपी की ओर से तो अब ये भी कहा जाने लगा है कि जरूरत पड़ी तो वो सरकार से भी अलग हो जाएगी। अनबन तो महाराष्ट्र में कभी बीजेपी की सहयोगी रही शिवसेना की भी बीजेपी से चल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आमने सामने आ गए हैं। क्या है मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र में एक साल पहले शिवसेना एनडीए से अलग हो गई थी, तभी से उसके बीजेपी से रिश्ते खराब ही हुए हैं। अब तक शिवसेना नेता और बीजेपी नेताओं में ही आपस में बयानबाजी चलती थी, लेकिन अब दो राज्यों में लड़ाई शुरू हो गई है। जी हां, यूपी और महाराष्ट्र के बीच अब तकरार दिख रही है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे प्रस्तावित नोएडा फिल्म सिटी को लेकर आमने सामने आ गए हैं। सीएम योगी आज मुंबई के दौरे पर हैं। जी हां, वो फिल्म सिटी के इन्वेस्टर के साथ बैठक करेंगे। नोएडा में फिल्म सिटी बनाने की कवायद से सीएम उद्धव ठाकरे नाराज हैं और कह रहे हैं कि वो ये होने नहीं देंगे। कल इंडियन मर्चेंट ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से बात करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि महाराष्ट्र मैग्नेटिक राज्य है। उद्योगपतियों में आज भी महाराष्ट्र का आकर्षण कायम है। राज्य का कोई भी उद्योग बाहर नहीं जाएगा, बल्कि अन्य राज्यों के उद्योगपति भी महाराष्ट्र में उद्योग लगाने के लिए आएंगे। राज्य के उद्योग राज्य में ही रहेंगे। इसके साथ ही सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि कंपटीशन होना अच्छी बात है, लेकिन दबाव बनाकर कोई इसे ले जाना चाहे तो मैं वो होने नहीं दूंगा। आज भी कुछ लोग आपसे मिलने आएंगे और कहेंगे कि हमारे यहाँ आ जाओ। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना कहा था, दम है तो यहाँ के उद्योग को बाहर लेकर जाएं। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ मुंबई में जिस 5 सितारा होटल में हैं, उसके बाहर मनसे ने मराठी में पोस्टर लगाए हैं। इस पोस्टर में नोएडा में प्रस्तावित फिल्म सिटी को लेकर निशाना साधा गया है। मनसे ने सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना उन्हें ठग कहा है। अब इन सब से राजनीति तेज हो गई है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी निर्माण के लिए जगह भी आवंटित कर चुके हैं। अब फिल्म सिटी निर्माण की बारीकियों को जानने के लिए वे मुंबई पहुंचे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक योगी फिल्मी हस्तियों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि फिल्म सिटी बनाने के लिए किन किन बातों का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। दो राज्यों के बीच छिड़ी ये लड़ाई का अंत अब कब होगा, इस बात का तो पता नहीं, लेकिन इन सब के बाद ये जानना दिलचस्प हो गया है कि क्या सीएम योगी नोएडा में फिल्म सिटी ले जा पाएंगे और क्या सीएम उद्धव ठाकरे अपने राज्य का कारोबार बचा पाएंगे। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में आपसी अनबन बनी हुई है। वहीं बिहार में चिराग और नीतीश की अनबन का असर अभी भी दिख रहा है। नीतीश के विरोध के चलते रामविलास पासवान की सीट पर बीजेपी की ओर से सुशील मोदी को उतार दिया गया है। अब चिराग ने ऐसा कदम उठाया है जिससे राज्यसभा चुनाव ने नया मोड़ ले लिया है। तो क्या है चिराग का फैसला, देखिए इस रिपोर्ट में। चिराग पासवान के मन में क्या है, वो क्यों नहीं बीजेपी का साथ छोड़ सकते, क्या है बीजेपी के पास रहने की वजह, ये सारे सवाल चिराग पासवान के उस फैसले की वजह से सियासी गलियारों में गूंज रहे हैं जिसमें उन्होंने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार न उतारने का फैसला किया है। एलजेपी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके लिखा है कि दलित सेना के संस्थापक रामविलास पासवान जी के जाने के बाद से रिक्त पड़ी राज्यसभा की सीट पर चुनाव है। राज्यसभा की ये सीट संस्थापक के लिए थी। जब पार्टी के संस्थापक ही नहीं रहे तो ये सीट बीजेपी किसको देती है, ये उनका निर्णय है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि आरजेडी के कई साथियों ने अपना समर्थन इस सीट पर लोजपा प्रत्याशी के लिए करने की बात की है। उनके समर्थन के लिए पार्टी आभार व्यक्त करती है। इस राज्यसभा सीट पर लोजपा का कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ना चाहता है। पार्टी के इस फैसले से साफ है कि वो बीजेपी के सामने अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी। अब सवाल उठता है कि पार्टी बार बार बीजेपी के सामने क्यों झुक रही है। उसने ना ही विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारा और ना ही राज्यसभा चुनाव में।
इसकी वजह पासवान का डर है। दरअसल अगर चिराग बीजेपी के खिलाफ तेवर दिखाएंगे तो जाहिर तौर पर वो केंद्र की सत्ता से भी बाहर हो जाएंगे। बीजेपी उन्हें एनडीए से बाहर का रास्ता दिखा सकती है। उनके नरम रुख से पार्टी को मोदी कैबिनेट में जगह मिलने की उम्मीद है। तभी तो मंगलवार को पार्टी ने कहा था कि बीजेपी के साथ उनकी पार्टी के रिश्ते पहले जैसे ही हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले हमें राज्यसभा सीट देने का वादा किया था, लेकिन अब जबकि सुशील मोदी चुनाव मैदान में है, ये मुद्दा नहीं रहा। फिर भी बीजेपी के साथ पार्टी के रिश्तों को देखते हुए हमें उम्मीद है कि एलजेपी को जल्द या देर से ही सही केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व जरूर मिलेगा। अब एलजेपी को पूरी उम्मीद है कि केंद्र में उसका साथ बरकरार रहेगा, लेकिन देखना होगा कि क्या बीजेपी अपने हनुमान को वाकई पास रखती है या नहीं। चिराग के फैसले के बाद बीजेपी को राहत मिली है। चिराग के एनडीए में लौटने की उम्मीद भी बनी हुई है। राहत पश्चिम बंगाल में टीएमसी को भी मिलती दिख रही है। टीएमसी के सांसद सौगत रॉय ने दावा किया है कि शुभेंदु अधिकारी के साथ सारे मतभेदों को दूर कर लिया गया है, वो पार्टी में बने रहेंगे। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है। मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले टीएमसी के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी को पार्टी मनाने में सफल रही है। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने दावा किया कि शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में बने रहेंगे, सभी विवाद सुलझा लिए गए हैं। शुभेंदु अधिकारी को मनाने की जिम्मेदारी सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने संभाली थी और कोलकाता में अभिषेक बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच मुलाकात भी हुई। इसी मुलाकात के बाद शुभेंदु अधिकारी के सुर अब टीएमसी को लेकर नरम पड़ गए हैं। ये मुलाकात टीएमसी के चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर के दखल के बाद हुई थी। बैठक में सौगत रॉय और सुदीप बंदोपाध्याय भी शामिल थे। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को ममता सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले अधिकारी ने हुगली रिवर ब्रिज कमीशन के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इन सबके बीच उन्होंने टीएमसी से इस्तीफा नहीं दिया था और न ही विधानसभा की सदस्यता छोड़ी थी। अधिकारी किसी विरोधी दल के नेता से भी नहीं मिले थे, जिससे संकेत मिल रहे थे कि उनकी नाराजगी दूर की जा सकती है। शुभेंदु के ममता सरकार से इस्तीफा देने के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी का दामन थामने वाले हैं, लेकिन अब साफ हो गया है कि अधिकारी टीएमसी छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात चुनाव आयोग के नए प्रस्ताव की। प्रवासी भारतीय वोटर्स के लिए चुनाव आयोग ने एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसे लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव सीताराम येचुरी ने चुनाव आयोग को ही नसीहत दे डाली है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि इसी को विदेशों से सीख लेने की जरूरत है। तो क्या है आयोग का प्रस्ताव और इस पर क्यों मचा है सियासी घमासान, देखिए इस रिपोर्ट में। जब जब देश में मतदान होता है तब तब भारतीय प्रवासी वोटर्स लोकतंत्र के महापर्व में अपने अधिकार का इस्तेमाल करने से महरूम रह जाते हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने इस वोटर्स के लिए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव सौंपा है, जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डाक मतदान प्रणाली यानी ETPBS की सुविधा योग्य प्रवासी भारतीय मतदाताओं को प्रदान की जाए। आयोग ने कानून मंत्रालय में विधायी सचिव को लिखे एक पत्र में कहा कि सेना के मतदाताओं के मामले में ETPBS के सफल क्रियान्वयन के बाद उन्हें अब भरोसा है कि यह सुविधा विदेशी प्रवासी मतदाताओं को भी दी जा सकती है। आयोग ने कहा कि असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव से इन सुविधा को देने के लिए चुनाव आयोग तकनीकी और प्रशासनिक रूप से तैयार है। इन राज्यों में अगले साल अप्रैल से जून के बीच विधानसभा चुनाव होने हैं। दरअसल चुनाव आयोग को विदेशों में रहने वाले भारतवंशियों की बड़ी संख्या में अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं कि उन्हें डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा प्रदान की जाए, क्योंकि वो मतदान के लिए भारत में अपने मतदान क्षेत्र में नहीं आ सकते हैं। एक तो इनमें बहुत खर्च होगा, वे अपनी नौकरी, शिक्षा या अन्य व्यवस्थाओं के चलते उस देश को छोड़कर नहीं आ सकते हैं। इसे लेकर चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाताओं और मताधिकार का मौका देने के लिए विकल्प तलाशने होंगे। वर्तमान में विदेश में रहने वाले भारतीय उन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान करने के लिए स्वतंत्र है जहां वे मतदाताओं के रूप में पंजीकृत हैं। आपको बता दें कि अभी ETPBS प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सैन्य कर्मियों को मतपत्र भेजा जाता है। वे इसे डाउनलोड करते हैं और एक विशेष लिफाफे में अपने निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचित अधिकारी को भेजते हैं। नियम है कि मतपत्र निर्वाचन अधिकारी के पास मतगणना वाले दिन सुबह 8 बजे पहुंच जाना चाहिए। ये प्रणाली चुनावी आयोग प्रवासी भारतीय वोटर्स के लिए उपयोग में लाना चाहता है, जिसे लेकर सियासत गर्म है।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि चुनाव आयोग के जारी विदेशी मतदाताओं को पोस्टल बैलेट की सुविधा देने के प्रस्ताव से बड़े पैमाना हो सकता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि चुनाव आयोग के जारी विदेशी मतदाताओं को पोस्टल बैलेट की सुविधा देने के प्रस्ताव से बड़े पैमाना हो सकता है। चुनाव आयोग में मेरा सुझाव है कि विदेश में अपने इस मिशन के लिए मतदान केंद्र स्थापित करे और कई अन्य देश ऐसा करते रहे हैं। अब विपक्ष तो इसका विरोध कर रहा है। देखना होगा केंद्र सरकार प्रस्ताव का क्या फैसला लेती है। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।